अप्रैल 2015 मंगोलपुरी नई दिल्ली में मौत का एक ऐसा तांडव हुआ कि बहुत समय तक पुलिस ये समझ ही नहीं सकी कि मौत की वजह क्या है और क्यों है। 3 हफ्ता से दवाई दे रहा है, रोज एक नया इंजेक्शन, लगता है पानी भर के दे रहे हैं। 10,000 रुपया खर्चा कर दिया डॉक्टर पे, पहले 2 ठो बदले, फिर ये डॉक्टर को भी देख लिए। हम कहते हैं किसी बड़े अस्पताल में ले चलिए ना, शायद ठीक हो जाए बचवा। कुछ नहीं होगा, वहाँ यहाँ 10 लगा है, वहाँ 50 लगेगा। हम कुछ सोचते हैं। इसका मुंह तो देखिए, सूखता ही जा रहा है, आधा हो गया है। हम कहते हैं किसी अच्छे अस्पताल में ले चलिए, इलाज में कहीं देर ना हो जाए। अरे चाचा एक स्पेशल पान लगाओ तो। अरे जनार्दन, बेटे का क्या हाल है? पता नहीं कौन सा बीमारी लग गया है, ठीक ही नहीं हो रहा है। दवा दारू इंजेक्शन सब कुछ करवाया पर कोनो फायदा नहीं। आपको लगता है कोई कर दिया है? क्या मतलब? इधर आओ, इधर आओ। नया शुरुआत कर दिए हैं। डॉक्टर को जाना था ना। बस बहुत हो गया तुम्हारा डॉक्टर कंपाउंडर। अब जो हम कर रहे हैं ना, करने दो। लिस्ट तैयार हो गया तो फिर कल सुबह का फिक्स रहा। आप जो भी सामग्री इस लिस्ट में लिखे हम ले आएंगे। और भी कुछ चाहिए तो बता दीजिए। अरे थोड़ा आराम से खाओ ना। अरे माँ खा तो रहे हैं ना। तुम ना माँ कभी नहीं समझोगी। वहाँ टीम फाइनल पहुँचने वाला, प्रैक्टिस चालू है, हमको जल्दी वहाँ पहुँचना है। मैच मैच मैच, जब देखो तब मैच। अरे कुछ पढ़ लिख लिए होते तो आज आदमी बन गए होते तुम। हो गया लेक्चर, अब जाके देखे किसका फोन बज रहा है। हेलो हेलो, हाँ दीदी, जनार्दन बोल रहे हैं। अरे जनार्दन, सुनैना कैसी है? और हमार बचवा सचिनवा कैसा है? बहुत दिनों से तबीयत ठीक नहीं है उसका। कहाँ हुआ उसको? कब से बीमार है? डॉक्टर को दिखाया कि नहीं? सब कर चुके हैं दीदी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। दीदी आज हम को इधर पूजा रखे हैं, सबको बुलाया है, पवन कुंती सब आ रहे हैं। दीदी तुम भी आ जाओ, आके आशीर्वाद दे दो सचिनवा को। हम आ रहे हैं, तुरंत आ रहे हैं। तुम तो जानते हो ना, सचिनवा में प्राण बसता है हमारा। हम अभी आ रहे हैं। माँ हम जा रहे हैं। अरे रुक, कहाँ जा रहा है? अरे माँ मेरा वहाँ फाइनल मैच है, प्रैक्टिस वहाँ चालू, उनको बजाना बहुत जरूरी है। अरे सुना नहीं, तबीयत खराब है सचिन का, मामा पूजा रखे हैं। अरे तो हम क्या करेंगे वहाँ पे जाके? फाइनल मैच है, वहाँ जाना बहुत जरूरी है। एक काम करो, तुम चली जाओ ना। अरे जाना जरूरी है, तुम्हारा मेरा भाई है वो। अच्छा ठीक है बाबा, तुमको नहीं जाना तो नहीं जाओ, कम से कम को बस स्टॉप तक तो छोड़ दे। चलो जल्दी चलो। The number you have called is currently switched off. फोन क्यों नहीं उठाते हैं? क्या आज खेलने नहीं चलोगे क्या? अच्छा कल का मैच देखा तूने? विराट कोहली ने क्या सेंचुरी बनाई। फोन अपने कमेंट्री बंद किया कर। पता नहीं मम्मी को क्या हो जाता है यार, उसका फोन स्विच ऑफ है, ना फोन कर रही है। जब फ्री होंगी तो कॉल कर लेंगे ना तेरे को। अरे यार मम्मी को घर से गए हुए 3 दिन हो गया, फोन उसका स्विच ऑफ आ रहा है, ना फोन कर रही है। मामा से पूछे अपने? मामा का तो फोन भी जा रहा है, लेकिन फोन नहीं उठा रहे हैं। पता नहीं लोग फोन क्यों रखते जब फोन उठाना नहीं होता है। अब मुझे जाकर पता लगाना पड़ेगा कि बात क्या है। अरे वासु बेटा, कैसे यहाँ? अरे मामा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? मम्मी का ना फोन लग रहा है ना कर रही है। मुझे मम्मी से मिल। मम्मी सुनो बेटा, मम्मी कहाँ आई है इधर? मम्मी कहाँ आई है? इधर आई है और किधर आई है? आपने कॉल करके कहा था ना माँ को घर में पूजा है। हाँ हाँ हम फोन किए थे कि पूजा है, वो बोली भी कि आ रहे हैं, पर आई नहीं इधर। क्या मजाक कर रहे हो मामा? रुको मैं कॉल लगाता हूँ। आप
जिस नंबर पर कॉल करने की कोशिश कर देखो, रहे फोन स्विच ऑफ आ हैं रहा वो है। फिलहाल बंद मामा, है। हाँ प्लीज मजाक मत करो, बताओ मम्मी किधर है? मजाक लग रहा है तुमको? विश्वास नहीं हम पे? नहीं ना? ए कुंती, मौसी से पूछो। कुंती, आई थी रश्मि दी यहाँ पे? बताओ। नहीं, पूछो मौसा जी से पूछो। मेहमान जी आई थी दीदी? ठीक है। जब इधर नहीं है तो फिर किधर गई? और मामा एक बात बताओ, जब मम्मी कॉल करके यहाँ पे नहीं आई तो मुझे कॉल तो करना चाहिए था ना आपको। हम फोन किए थे रश्मि दीदी को, हाँ? वो बोली कि हम आ रहे हैं, नहीं आई, हम समझे बीमार हैं। अब नहीं आना, इसमें जबरदस्ती तो नहीं है ना? और ये पुलिस की तरह काहे पूछताछ कर रहे हो जी? पगला गए हो क्या? ए जी, कुछ चाय वाय पिलाओ। पुलिस की तरह पूछताछ कर रहे हैं ना? ठीक। ए बासु, अरे मतलब अब छोटा लड़का हमको सिखाएगा? हाँ सर, 3 दिन पहले माँ मंगलपुरी आई थी। माँ को मैंने खुद बस पे चढ़ाया है सर। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम्हारे मामा ने फोन करके तुम्हारी माँ को मंगोलपुरी बुलाया था? जी सर। जब ये फोन आया था तब तुम अपने माँ के साथ थे? हाँ सर, माँ के साथ था। माँ ने मुझे बोला भी चलो मामा घर, लेकिन क्या? वो हमारे मोहल्ले में मैच चालू था सर, तो मैंने माँ को बोला तुम चल जाओ, हम नहीं जा पाएंगे। तुमने पहले बताया कि तुम्हारे मामा के यहाँ कोई पूजा चल रही थी। क्या पूजा थी वो? वो सर मामा का बेटा सचिन, उसका कुछ हफ्तों से तबीयत ठीक नहीं था, तो मामा ने घर में पूजा रखवाया। सर माँ को घर से गए हुए 3 दिन हो गए, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। सर प्लीज कुछ करो सर। ये तुम्हारा मामा है? नहीं, ये हमारे मौसा जी हैं। जनार्दन का है? देखो अंदर देखो। साहब ऑटो लेके काम पे गए। अच्छा, कब काम से कब वापस? अब आपको टाइम फिक्स नहीं है कभी? साहब बासु, क्या बात है सर? ये हमारे मामा जी हैं। इसकी मम्मी को फोन करके तुमने यहाँ बुलाया था? बुलाया तो था, लेकिन कहाँ है वो? सर ने कुछ पूछा ना? हमसे क्या पूछ रहे हैं सर? जो पूछना है इससे पूछिए, इसको सब मालूम है। हमसे पूछिए, हमको क्या मालूम है? मालूम नहीं है तुमको? अरे हमारी दीदी का जिंदगी चौपट कर दिया तुमने, और मालूम नहीं है तुमको? दिन भर आवारा कर दी, न पढ़ाई न लिखाई। अरे साहब, हमारी रश्मि दीदी का जिंदगी इसने नरक बना दिया था। हम काहे झूठ बोल रहे हो, काहे बकवास कर रहे हो आप? बकवास कर रहे हैं हम? हाँ? 1 मिनट सर, 1 मिनट, अभी बताते हैं कि हम बकवास कर रहे हैं। देखिए सर, देखिए इसकी मम्मी ने क्या लिखा है, देखिए। क्या है? चिट्ठी? प्यारे वासु, हम तुम्हारे तौर तरीके से तंग आ गए हैं। बहुत हो गया, अब सहन नहीं होता। ना कोई जिम्मेदारी, ना कोई काम, ना पढ़ाई, ऊपर से तुम्हारा खर्चा, कभी दारू कभी क्रिकेट। हम तंग आ गए हैं। जनार्दन को बोल के हम काशी निकल रहे हैं। हमको खोजने की कोशिश नहीं करना। जनार्दन को बोल दिए हैं कि तुमको तुरंत ना बताने को, हमको भूल जाओ। तुम्हारी माँ, ये हैंडराइटिंग तुम्हारी माँ की है? सर देखने में तो वैसा ही लग रहा है, लेकिन ये बकवास कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं साहब? ये अपना भांजा है, सगा खून है। अरे हमारी रश्मि दीदी तो इसकी नालायकी बताते बताते रो देती थी। विश्वास नहीं हमसे तो पूछिए हमसे। ये हमारी छोटी बहन है कुंती, और ये हमारी वाइफ का जी। रश्मि दीदी नहीं बोलती थी कि भगवान ने हमको बासु नहीं नरक दिया है। अरे मामा काहे झूठ बोल रहे हो? अरे बकवास कर रहे हैं। देख रहे सर, कोई लिहाज नहीं, अपने मामा को ही मार रहा है। हाँ बस बस, देखो। चुप। ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। जो भी सच्चाई है उसका पता चल जाएगा। चलो। वासुदेव के कारण मां चली गई, या मामा ने एक बहन को एक बुरे बेटे से निजात दिलाई, या फिर यहां पर कोई बहुत ही गहरी साजिश थी? फिलहाल वासु अपनी मां के काशी जाने की बात और अपने बुरे होने की बात को बिल्कुल मानने को तैयार नहीं था। सर वो मामा जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है सर, वो झूठ बोल रहा है। क्यों गलत बोलेगा वो? हाँ, क्या वजह उनकी झूठ बोलने की? पता नहीं सर, लेकिन इतना पता है सर वो झूठ बोल रहे हैं। सर मैंने आज तक किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है। सर माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, मामा झूठ बोल रहा है, वो गलत बोल रहा है। अगर आप चाहो तो मेरे मोहल्ले में जाकर किसी से भी पूछ लो, या मेरे एरिया के थाने में किसी से जाकर पूछ लो, मेरे नाम का कोई भी शिकायत या कोई भी आपको कंप्लेन नहीं मिलेगी। लेकिन मामा झूठ क्यों बोलेगा? नहीं सर, वासु सिगरेट दारू कुछ नहीं पीता था। हाँ, पढ़ाई में अंडा था, पर क्रिकेट का फुल दीवाना था। उसका उसकी माँ के साथ कोई झगड़ा था क्या? नहीं साहब। रश्मि काशी क्यों जाएगी?
अभी पिछले हफ्ते ही तो वो मुझसे कह रही थी वासु की कहीं नौकरी लग जाएगी तो वो उसकी शादी कर देगी। माँ बेटे में कोई तनाव या किसी बात को लेकर कोई टेंशन? वैसे हमने कभी कोई लड़ाई झगड़ा देखा नहीं। सर वो मेरी माँ के बारे में कुछ पता लगा क्या? सर एक मिनट सर, ये मेरी माँ का फोटो है सर, प्लीज कुछ पता लगाओ। ठीक है, देखते हैं, रखो। गाड़ी मंगोलपुरी की तरफ ले चलो। मंगोलपुरी? हमें मंगोलपुरी में ही पूछताछ करनी होगी, जहाँ वो औरत अपने भाई जनार्दन के घर गई थी। वहाँ पे हमें यह पता लगाना होगा कि दोनों भाई बहन के बीच कोई झगड़ा तो नहीं हुआ था या कोई अनबन तो नहीं हुई थी। 3 दिन पहले हमने एक लाश को जलते हुए देखा था, वो अपना शमशान है ना, वहां पर। लाश को जलते देखा जी। तो क्या साहब, रात में सूर्य ढलने के बाद कोई लाश जलाता है क्या? सर रात का 1 बज रहा था, इसलिए हमने कहा आपको। 1 बज रहा? नाले की तरफ चलते, तुम चलो हमारे साथ। हाँ, आ जाओ। क्या हुआ साहब? तुम यहाँ पर इंचार्ज हो? हाँ साहब। यहाँ 3 रात पहले तुमने कोई लाश जलाई थी? हाँ साहब, जलाई थी। किसकी? नाम तो नहीं मालूम साहब, पर वो ऑटो ड्राइवर है ना जनार्दन, वो किसी को लेके आया था जलाने। मैं सो रहा था साहब, बाहर आया तो देखा लाश जलना शुरू हो गया था और उनके साथ कुछ लोग भी थे। टाइम क्या हो रहा था? 1 के करीब बज रहा था साहब। इतनी लेट लाश जलाते हो आप लोग? जलाते तो नहीं साहब, पर कोई रोक भी नहीं है। लाश किसकी थी? नहीं मालूम साहब, जब मैं आया तो देखा लाश जल रही थी ये, और ये राख उसी की है। लाश को जलाते वक्त कोई एंट्री की थी तुमने? साहब वो मैं नींद में था, इसलिए पर्ची बाद में बनाया। कोई डेथ सर्टिफिकेट दिया उन्होंने? मेरी तबीयत खराब थी। तबीयत खराब थी या दारू चढ़ा रखी थी? इसको गाड़ी में बैठा। अरे साहब, पर मैंने क्या किया है? इस राख का सैंपल फॉरेंसिक में भेजो। ओके सर। और जनार्दन और वासु को भी बुलाओ। ओके सर। बोल रहे हैं सर। ये सुनाना बंद कर और बता, किसकी लाश जलाई थी उस दिन? सर किसकी लाश? रश्मि दीदी। अब याद आया तुझे? पहले तो कह रहा था काशी गई है, अब कह रहा है मर गई। नहीं सर, वो काशी जाने वाली थी, पर सुबह सुबह बहुत तबीयत खराब हो गई थी उनकी। कहानी सुनाना बंद कर। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, रश्मि दीदी को अस्थमा था। आप चाहे तो वासुदेव से पूछ लीजिए, उन्होंने काशी जाने की बात कही, चिट्ठी लिखी और फिर उनका सांस जोर जोर से फूलने लगा सर, फूलने लगा और वो मर गई सर। हम लोगों के तो होश उड़ गए सर, हाथ पांव ठंडे पड़ गए सर। हमने वासु को कांटेक्ट भी करना चाहे सर, पर वो नॉट रीचेबल था सर। लाश कहीं सड़ न जाए इसलिए जलाना पड़ा सर। तो जब वासु तुम्हारे घर पे आया तो उसे ये बात क्यों नहीं बताई तुमने? सर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, दीदी उससे कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहती थी। एकदम नालायक लड़का है। कोई कहानी हो ना तुम्हारे पास, सोच के रखना। और तेरी ये अस्थमा वाली कहानी अगर सच नहीं निकली तो तेरी कहानी मैं बनाऊंगा। सर मेरी बात तो सुनिए सर। वासु, क्या तुम्हारी माँ को अस्थमा था? जी। क्या हुआ? देखो वासु, तुम्हारे मामा ने हमें यह बताया कि तुम्हारी माँ की मौत हो गई है अस्थमा से, और उन्होंने लाश भी जला दी। नहीं सर, हमारी माँ नहीं मर सकती सर। माँ को अस्थमा था, उनका इलाज भी चल रहा था, लेकिन सर उनकी इतनी भी तबीयत खराब नहीं थी क्यों मर जाए सर। मेरी माँ नहीं मर सकती। सर राख का सैंपल मैंने फॉरेंसिक के लिए भेज दिया है। वासु ने भी ये कंफर्म किया है कि उसकी माँ को अस्थमा था। लेकिन सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वासु की माँ को अस्थमा का ऐसा अटैक पड़ा कि डॉक्टर तक को बुलाने का मौका नहीं मिला। और इतनी भी क्या जल्दी थी कि बिना बेटे को बताया लाश जला भी डाली, वो भी रातों रात। यह जनार्दन भी बार बार अपना बयान बदल रहा है। इसे 2 दिन की रिमांड में लो।
इससे थोड़ी और पूछताछ करनी पड़ेगी। सर, ये जरूर कुछ छिपा रहा है, क्योंकि इतनी सफाई से कहानी वही सुना सकता है जो या तो सच बोल रहा या फिर पूरी तैयारी के साथ कुछ छिपा रहा। पहले खत, फिर अस्थमा के कारण एक महिला की मौत और फिर आधी रात में उसका अंतिम संस्कार। घटना के इस क्रम में इंस्पेक्टर रघुवीर को एक साजिश नजर आ रही थी। जनार्दन की पुलिस रिमांड खत्म होने को थी, लेकिन रश्मि की मौत की वजह अभी तक पता नहीं चल पा रही थी। पुलिस को अब इंतजार था कुछ ऐसे सबूतों का जो इस गुत्थी को सुलझा सके। सर, इस जनार्दन का क्या करना है? डिमांड पूरी हो गई है उसकी। कुछ और बताया उसने? नहीं सर, वही अपना पुराना स्टेटमेंट बार बार रिपीट कर रहा है। बहन बीमार थी, दमा था, उल्टी हुई, वही सर। जाने दो उसको और उस पर नजर रखो। मुझे शक है यहाँ कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है। हो सकता है उसके बाहर निकलने से हमें कोई सुराग मिल जाए। जाने दो सर। वहां पुलिस वाला हमको 2 दिन बैठा के समय बर्बाद किया, और ये हमारा बच्चा सब इस सब बासु के चक्कर में हुआ है। हमको कुछ नहीं सुनना है, दोनों का अस्पताल लेके चलिए। अरे वहां कुछ नहीं होगा। तो कहाँ होगा? हमको मालूम है कहाँ होगा। अरे जया दीदी, कल सुबह को पूजा है, आपको आना है। हाँ, अरे रेखा दीदी, कल सुबह को पूजा है, आपको आना है, ठीक है? किस बात की पूजा? तुम्हारे घर तो सूतक चल रहा है ना? हाँ दीदी, उसी के लिए पंडित जी बोले हैं कि पूजा कराना जरूरी है, आप आइएगा जरूर। हाँ? अरे दीदी अरे 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 मेरी बच्ची, अरे तुम रत्ना दीदी, कल सुबह को पूजा है। अच्छा, आप आइएगा जरूर, इधर से सब लोग आ रहे हैं। पूजा किस बात की? दीदी का स्वर्गवास हो गया ना, तो उन्हीं की आत्मा की शांति के लिए। ठीक है, आते हैं जी। हाँ। जनार्दन की बीवी बार बार बड़े अस्पताल और मॉडर्न चिकित्सा की गुहार लगा रही थी, लेकिन जनार्दन अपनी जिद और अपने अंधविश्वास के आगे कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। सर, ये उस रात की फॉरेंसिक रिपोर्ट है जो हमने शमशान से कलेक्ट की थी। ये क्या? राख में किसी बॉडी के कोई अवशेष नहीं मिले। इसका मतलब सिर्फ लकड़ियां जलाई गई थी। मुझे पहले से शक था कि यह जनार्दन कोई कहानी सुना रहा है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोल। क्या? ठीक है सर, अपने ही खबरी का फोन था, कह रहा था जनार्दन के यहाँ फिर से कोई पूजा चल रही, इलाके की बहुत सारी औरतें जमा है। पिछली बार जब पूजा हुई थी तो रश्मि गायब हुई थी, और इस बार चलो। सबके माथे में लगा दो। जी पंडित जी। ये क्या है? अरे लगा लो, वरना शगुन होगा। जी पंडित जी। लाओ, मैं लगाई देती हूँ। घबराने की बात नहीं है, तुम्हारा लड़का ठीक हो जाएगा। हिम्मत रख, हिम्मत। ओझा जी, इनमें से कौन? शटर खोलो, चलो।
अंदर चेक करो। सर कुछ नहीं मिला सर इधर कोई नहीं है, लगता है सब भाग गए। और अभी भी निकले हैं, सामान भी ठीक से नहीं समेटा है। चलो बाहर पूछताछ करते हैं, किसी ने आते जाते देखा होगा। सर एक मिनट। ये जमीन देख रहे हो? ये पूरा आंगन सीमेंटेड है, कंक्रीट का है। और ये हिस्सा ऐसा लग रहा है कि इसे रिसेंटली खोदकर भरा गया। खुदवाओ इसको। सर ये मेरी माँ का फोटो है। ये रश्मि है, वासु की माँ। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और इसके बेटे को इन्फॉर्म करो। वो वासु की माँ अंधविश्वास की बलि चढ़ गई और शायद अपने ही सगे संबंधियों के हाथों। और अब एक और अबला नारी उन दरिंदों की गिरफ्त में थी। पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी और उम्मीद थी कि इस बार देर नहीं होगी। इस बार अंधविश्वास का राक्षस किसी को नहीं खाएगा। और कौन कौन गया था? सर सभी लोग गए थे, राधा, आरती, शिखा की माँ। अब आप ही बताइए सर, पड़ोस वाली बात है, किसी को मना तो कर नहीं सकते ना। साथ में कोई पंडित भी था? हाँ ना सर, वही जो हम लोगों के यहाँ पूजा पाठ करवाता है, निरंजन पंडित नाम है उसका, वही था। कुछ तो पता होगा ना कहाँ गए ये लोग? नहीं साहब, उन लोगों के निकलने से पहले ही हम लोग निकल गए थे। क्या पता सर कहाँ गए, अभी इधर ही अपने घर में पूजा करवा रहे थे। कल तक एक बेटा बीमार था, अब दूसरा भी बीमार हो गया। सर पूजा तो हुई थी, लेकिन जनार्दन और उसके परिवार वाले कहाँ गए इसका कोई पता नहीं। ये मामला उलझता ही जा रहा है, हमें अर्जेंटली कोई स्टेप उठाना होगा। वो बच्चा गायब हुआ, फिर लाश आंगन में मिली। साहब 4 घंटे से साहब मेरी घरवाली मेरे घर नहीं आई साहब। तो थाने जाओ ना, रिपोर्ट लिखवाओ। मैं थाने में ही जा रहा था, मैंने आपको इधर देखा था, मैं सोचा इधर ही बता दूं साहब। पूजा में गई थी वो। क्या पूजा? कौन सी पूजा? वो जनार्दन घर पूजा था साहब, वहीं गई थी। नाम क्या था उसका? रत्ना। निरंजन पंडित। साहब मुझे मालूम है साहब वो कहाँ रहता है। वहां चेक करो। इसमें चेक। डायन कभी अकेले काम नहीं करती, जोड़े में काम करती है। ये औरत जोड़ीदार है उसका। इसका इलाज करो, जब तक इसका इलाज नहीं होगा तब तक तुम्हारे बेटों पर इसका प्रकोप रहेगा। आप बोलते जाइए ओझा जी, हम सब करेंगे। इसका इलाज जरूरी है। तेरे बड़े बेटे पर घात लगाए बैठी है, लेके जाएगी उसे। लेके जाएगी? अरे इसका तो हम प्राण सुखा देंगे। इधर देखो। हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। हाँ बोल। सर आपने खबरी का फोन था, उसने जनार्दन और उसके परिवार वालों को जमुना नदी के पीछे वाले खंडर में देखा है। साहब मेरी बीवी होगी वहाँ पे, उसके साथ 2 बच्चे भी थे। सचिन को मार दिया इनको, अब सोन को तो बचा लीजिए। जब तक जोड़ीदार जिंदा रहेगी मौत तो होगी, जान तो जाएगी। इस तरफ सर।
रत्ना रत्ना जिंदा है सर, सांसें अभी भी चल रही हैं। ये तो मर गया। एम्बुलेंस बुलाओ और आसपास का सारा एरिया छान मारो जल्दी। क्या देखा था तुमने? जब तक जोड़ीदार जिंदा रहेगी मौत तो होगी। अरे कोई देख लिया है? जब मैं आपका नंबर ट्राई कर रहा था इतने में मैंने देखा वो लोग दूर उधर जंगल से भाग रहे थे। आसपास के सारे क्लिनिक, सारे हॉस्पिटल छान मारो। जनार्दन के 2 बेटे थे ना सर, एक मरा है, दूसरे को बचाने के लिए वो पूरी कोशिश करेगा और शायद किसी हॉस्पिटल में जाए। कम ऑन, क्विक, चलो। सही समय पर पुलिस की कार्रवाई से वक्त रहते रत्ना को अस्पताल पहुंचा दिया गया और जनार्दन अपनी बीवी और एकमात्र जीवित बच्चे को लेकर भाग निकला। वो इतना विवेक शून्य हो गया था कि उसने अपने 8 साल के बच्चे की लाश भी वहीं पर छोड़ दी और इधर पुलिस ने उनके लिए चारों तरफ रेड अलर्ट जारी कर दिया था। इस इन्वेस्टिगेशन को एक सही और पुख्ता दिशा मिली इंस्पेक्टर के इस तर्क से कि अब वो हॉस्पिटल या किसी क्लिनिक में मिलेंगे। सर, ये बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। हॉस्पिटल्स और क्लिनिक से कुछ पता चला? अभी तो नहीं सर, 4 टीमें निकली हैं अपनी। पर सर, क्या आपको लगता है कि ये लोग अब हॉस्पिटल जाएंगे? हाँ, अब जाएंगे हॉस्पिटल। तांत्रिक को तो ट्राई कर लिया, बच्चा बचा नहीं, अब वो हॉस्पिटल ही जाएंगे। सिस्टर, डॉक्टर साहब को बुला दीजिए। देखिए ना बच्चा कितना बीमार है। तब से तबीयत खराब है इसकी? हफ्ता हो गया डॉक्टर साहब। और आप अब लेकर आ रहे हो? दिखता नहीं बच्चा कितना खांस रहा है, कितनी तबीयत खराब है इसकी। सिस्टर, ब्लड टेस्ट की तैयारी करो। ये सब आपके कारण हुआ है। सचिन माँ को भी यहाँ ले आते तो आज ठीक हो गया होता। वो बाबा के चक्कर में सब सत्यानाश हो गया। रश्मि दी, रत्ना, हम अपने आप को कभी नहीं माफ कर पाएंगे। दिमाग खराब हो गया, चुप रहो। हाँ, दिमाग खराब हो गया। इतना सब होने के बाद कहाँ से दिमाग ठीक होगा? सही कहा उसने, दिमाग बिल्कुल ठीक नहीं रह सकता। ले चलो इन सबको। हमारा बचवा हॉस्पिटल है। सर, मैं सब कुछ बताता हूँ सर, पर एक विनती है, हमारे बेटा सोहन को हॉस्पिटल से मत लाइएगा, नहीं तो वो भी मर जाएगा सर। अपने बाप होने का झूठा नाटक मत कर मेरे सामने। अगर इतनी फिक्र थी अपने बच्चे की तो फिर अपने पहले बच्चे को हॉस्पिटल लेकर क्यों नहीं गया? हाँ, बाबा के पास क्यों गया था? सच सच बता मुझे। बताता हूँ सर, सब बताता हूँ। हमारा छोटा बेटा सचिन बहुत दिनों से बीमार चल रहा था सर। घर के पास के डॉक्टर को भी दिखाया, दवा दारू इंजेक्शन सलाइन सब दिया गया सर, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अब जब डॉक्टर काम नहीं आए तो क्या करते हैं? ऐसे में हमारा एक दोस्त बोला कि हमारे बच्चे पे किसी ने कुछ कर दिया है। बिहार से हो ना? है तो क्या वहाँ डाइन जोगी नहीं होता क्या? नहीं होता तो है, पर यहाँ दिल्ली में ये सब। वहाँ डाइन हो सकता है तो यहाँ का नहीं हो सकता है? भूत प्रेत डाइन सब होता है और हर जगह होता है, पर उसका इलाज किसी डॉक्टर या हकीम के पास नहीं होता है। उसके लिए एक खास आदमी होता है जो डायन को झाड़ता है और उसका कोप काटता है हमारे पास एक आदमी, देते हैं तुम्हें नंबर उसका, नोट करो, निकालो फोन। कुछ कर दिया है मतलब? सर वही जादू टोना, और उसी ने ओझा का नंबर दिया सर। फिर ओझा ने कहा डॉक्टर का खेला नहीं है, शैतान घुसा है, डायन का प्रकोप है। हम तो कह रहे थे एक बार जरा जाओ चाय लेके आओ। डायन? कौन डायन? डायन है डायन। तो कुछ कीजिए ना ओझा जी। हम क्या करेंगे? सब तुमको करना है। अपना पूरी फैमिली को बुलाओ, सबको देखूंगा, हवन करूंगा और निकाल लाऊंगा उसको, डायन को। रश्मि दीदी बहुत अच्छी थी, सचिन माँ का बहुत ख्याल रखती थी। रश्मि दी हमको बोली थी सचिन माँ को बड़े अस्पताल में दिखाने के लिए। हम इनको बोले भी, समझाए भी, पर वो ओझा के चक्कर में। हे भगवान।
दिया? ये क्या कर दी तुमको तो हम अपना समझे थे ना, अपने ही घर में टोना टोटका कर डाली तुम। शर्म नहीं आया तुमको? अरे सचिन तो तुम्हारे बेटा जैसा था ना, इस पे ही टोटका कर दिया तुमने। चुप कर, कहाँ पके जा रहा है? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ना, पहले खराब था दिमाग, अब ठीक है। ये घर में किला ठोकी है, किला, समझ गए? पूरा घर को बर्बाद कर देगी ये, पूरा घर को। चुप कर। ये पंडित जी, अरे देखिए ना क्या बोल रहा है ये तो कह रहा है ना तू डायन। हे बाबू, ये पंडित बता रहा है तुमको, इसके बहकावे में मत आना बाबू, बहन पड़ते हैं बाबू। ए बहू, ठीक नहीं कर रहे हो तुम लोग। भैया, ये तो मर गई। निकल गई, डायन की आत्मा निकल गई। अच्छा वो मर गई। अरे आज ही मेरे बच्चे को डस रही थी, कल तुम लोगों के बच्चे को खा जाती। जिंदा रह के करती भी क्या? डायन थी, डायन। ओझा जी, अब आगे क्या? उसे आज रात घर के सामने गाड़ देना, 3 हफ्ते तक तड़पड़, और उसके बाद डायन की आत्मा विलीन हमेशा के लिए। लेकिन इस पूजा से हमारा बेटा सचिन की सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि हमारा दूसरा बेटा सोहन भी बीमार रहने लगा। कुछ समझ में नहीं आया, फिर ओझा के पास चले गए। डायन हमेशा जोड़े हुए काम करती है, जोड़ीदार डायन को ढूंढना होगा। कल ही करते हैं पूजा, इंतजाम करो। और हाँ, इस बार आस पड़ोस की सारी औरतों को इकट्ठा कर लेना। जोड़ीदार डायन पक्का घर के आसपास है। कल की पूजा में मैं हल्दी और सरसों के तेल का एक लेप दूंगा, सारी औरतों के माथे पे लगवाना होगा। जिसका माथा चमकेगा वही होगी जोड़ीदार डायन। यही है जोड़ीदार। सर, बहुत बड़ी गलती हो गई सर। हमारे अंधविश्वास के वजह से रत्ना जैसी निर्दोष औरत मारी गई। रत्ना मरी नहीं है, जिंदा है, हॉस्पिटल में। तुम्हारी इस पूरी कहानी में एक बात मेरी समझ में नहीं आई। तुम्हारी बहन के हाथों लिखा वो लेटर, वो तुम्हारे पास कैसे आया? हमारी और रश्मि दीदी की लिखावट बिल्कुल एक जैसी है। वो लेटर हमने लिखा था। सर, ये सब कांड उस ओझा के चक्कर में हुआ, उसी ने हमसे सब करवाया सर। ये ओझा की वजह से नहीं हुआ है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। अंधविश्वास पर भरोसा किसने किया? तुमने। उस ओझा पर विश्वास किसने किया? तुमने। ठीक से सोचो जनार्दन, उसने तो अपने हाथ से एक खून भी नहीं किया, वो भी उसने तुमसे करवाया। तुम्हारा बेटा सचिन, तुम जानते हो उसे क्या हुआ था? टीबी। एक छोटी सी बीमारी जो आसानी से ठीक हो जाती है। आजकल सरकारी अस्पताल में उसकी मुफ्त दवाई मिलती है। अगर तुम उसे किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाते तो वो ठीक हो जाता। उसके मौत के जिम्मेदार भी तुम हो। हेलो, हमारा बेटा सोहन बहुत बीमार है ओझा जी, कुछ कीजिए ना। अब कुछ नहीं हो सकता। सुन, फोन काट तू। नहीं, 1 लाख तक खर्चा करेंगे ओझा जी, 1 लाख तक। लाख रुपए? सुन, एक काम कर, तू गुड़गांव आजा शाम को 5 बजे। जो मेट्रो स्टेशन के पीछे सुनसान वाली गली है ना, वहां पे। और देख, 20 बच्चों को लेके आना और किसी को नहीं। ओझा जी, अरे चलो, 20 बच्चा कहाँ है? वो हॉस्पिटल में हो जा बाबू। पकड़।
पकड़ो इसको, पकड़ो। धर्म चाहे कोई भी हो, धार्मिक स्थल चाहे कोई भी हो, श्रद्धा और विश्वास लोगों को वहां खींच ही लाता है। अमीर हो या गरीब, हर इंसान को यही लगता है कि उसकी सारी मुश्किलों का हल भगवान के पास है। उन्हें जो भी चाहिए भगवान उन्हें वो जरूर देंगे। और इसी विश्वास की वजह से रोज लाखों की तादाद में लोग मंदिर जाते हैं, अपने दुख, अपनी परेशानियां लेकर। सबको भगवान से कुछ ना कुछ चाहिए। किसी को मन की शांति, किसी को पैसा, तो किसी को प्यार। ओम कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मृतं चाहिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। ओम जपाकुसुम संकाशं काश्यपेयं महादुतिं। ओम जपाकुसुम संकाशं काश्यपेयं महादुतिं। बहन जी, बहन जी, बहन जी। बारिक, इसके शरीर पे घाव के निशान तो हैं, लेकिन पुराने हैं। सर कहीं ये आत्महत्या का केस तो नहीं? अब ये हत्या है या आत्महत्या, ये तो पोस्टमार्टम के बाद ही मालूम पड़ेगा। ध्यान से देखो इसको। इसने शादी का जोड़ा तो पहना है, लेकिन इसके शरीर पर कोई भी जेवरात नहीं है। यहाँ तक कि इसके गले में मंगलसूत्र भी नहीं है। मतलब किसी ने गहनों के लिए मारा है इसे? शायद। सर मंदिर में काफी लोग जानते थे इसे, वहाँ रोज पूजा के लिए आते थे। इसका एड्रेस पता कर लिया है हमने। भाई एक काम करो, फॉरेंसिक्स को इन्फॉर्म करो और इसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, ठीक है? जी सर। इंसान जब हर तरफ से परेशान हो जाता है तो वो भगवान के घर में जाता है, लेकिन अगर भगवान के घर में भी वो सुरक्षित ना हो तो कहां जाए वो? मंदिर में एक औरत का लाश मिलना बात नई जरूर थी, पर हैरानी की नहीं। धार्मिक जगहों पर लोग पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जाते हैं, बिना किसी डर या शक के। लेकिन कुछ स्वार्थी और लालची लोग उनके इसी विश्वास का गलत फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। अपने और अपने परिवार के लिए प्रार्थना करने आए लोग कभी सपने में भी नहीं सोच सकते कि यहाँ उनकी जान को खतरा हो सकता है, पर ऐसा हुआ। और ऐसा हुआ सूरत के एक मंदिर में। हमेशा धमकाता रहता था साहब, आज उसने सचमुच मेरी बच्ची को मार डाला। साहब ये उसके पति नहीं किया है। आप उसे मत छोड़ना, आप उसे साहब मत छोड़ना। पहले क्यों नहीं मिली मुझे? शादी कर लेता मैं तुमसे। अच्छा, और जब मन भर जाता तो किसी दूसरी को बुला लेते, जैसे मुझे बुलाते हो सुधा के जाने के बाद। अच्छा, ताना दे रही हो? तो ये सब हो रहा है मेरे पीठ पीछे, कब से चल रहा है ये सब? तुम्हारी तो ड्यूटी थी ना,
और तू? सुना तो बहुत था तेरे बारे में, पर ये सोचा नहीं था कि तू मेरे बेडरूम तक पहुंच जाएगी। चल निकल यहाँ से। उस दिन सुधा अपना घर छोड़कर आ गई थी। पिछले 1 हफ्ते से यहाँ रह रही थी, लेकिन उसे यहाँ भी चैन से नहीं रहने दिया। उससे उसकी शादी के गहने जो ससुराल उन मायके से मिले थे मांग रहा था। सुधा जानती थी कि ये गहने वो अपनी दूसरी औरत को देगा, इसलिए उसने साफ इनकार कर दिया। इस वक्त कहाँ होगा वो? अखिल शाह जी। सुधा तेरी पत्नी थी नहीं है साहब, तलाक नहीं हुआ हमारा अब तक। मर चुकी है वो। क्या? कैसे मारा तूने उसको? बोल बोल। ए, रुक रुक। सर चल पकड़ उसको, उतार नीचे, उतार नीचे। पुलिस वाले डरते करता है। हाँ? चल चल। हसमुख, लेडी कांस्टेबल बुला। कपड़े पहन, पहन जल्दी। तुझे मेरे पूछने का शायद तरीका पसंद ना आए, इसलिए सच सच बता दे। मैं डर गया था सर, इसलिए भाग रहा था। जब तूने कुछ किया ही नहीं तो डरा क्यों? 2 दिन पहले उसने मुझे कहा था सर, वो कुछ ऐसा करने वाली है जिससे मेरी अकल दिखाने आ जाएगी। आपने जब उसकी मौत की खबर सुनाई तो मुझे लगा कि वो मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है सर। पुलिस को बेवकूफ समझता है तू? हाँ? नहीं सर। सच सच बता। सच बोल रहा हूँ। कल रात में तू कहाँ था? घर पर ही थे। मेरा यकीन मानो, हम दोनों कल रात को घर पर ही थे। ज्वेलरी कहाँ है? कौन सी ज्वेलरी? तेरी पत्नी की ज्वेलरी, सुधा की ज्वेलरी जिसको मारकर तूने छिपाया है। मेरा यकीन मानिए सर, मैंने अपनी बीवी को नहीं मारा, मैंने उसकी कोई ज्वेलरी नहीं ली। आप चाहे तो मेरे घर की तलाशी ले सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो तलाशी में गहनों के साथ साथ कोई दूसरा सबूत मिल जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो 2-4 साल की कैद नहीं बल्कि सिर्फ फांसी होगी तुम्हें। प्लीज मुझे बचा लो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हें बचाना हमारे हाथ में नहीं, तुम्हारे खुद के हाथ। इसलिए अभी भी कहता हूँ कि अपने जुर्म को कबूल कर लो और पुलिस की गवाह बन जाओ। हो सकता है तुम्हारी सजा कम कर दी जाए। जब जुर्म किया ही नहीं तो कबूल कैसे कर लूँ सर? हाँ, झगड़ा जरूर होता था मेरी बीवी के साथ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उसे जान से मार दूँ। मेरा यकीन मानिए सर, मैं शरीफ आदमी हूँ। शरीफ आदमी है? तेरी शराफत अच्छी तरह से मैं देख चुका हूँ, वो भी तेरे बेडरूम में। सर बहुत ही पहुंची हुई चीज है, इतनी आसानी से नहीं बोलने वाला। मैं जानता हूँ कमीना है, लेकिन किसी का मर्डर करे उसमें इतनी हिम्मत नहीं है। सर सुधा की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। कॉज ऑफ डेथ पोटेशियम साइनाइड। साइनाइड? सर ये तो बड़ी मुश्किल से मिलने वाला जहर है, इन दोनों के पास कहां से आया होगा? हो सकता है इन दोनों ने कत्ल नहीं किया हो, किसी प्रोफेशनल किलर से करवाया हो, लेकिन पारिक हम बगैर सबूत के किसी को लॉकअप में नहीं रख सकते हैं। जाने दो उन दोनों को, लेकिन उन पर नजर रखो, वो कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, उनके फोन और बैंक के रिकॉर्ड्स पर नजर रखो। पिछले 1 हफ्तों में इन्होंने किसी क्रिमिनल से बात किया या फिर इनके अकाउंट से कोई हैवी अमाउंट निकाला गया है। इस तरह की अगर तुमको इन्फॉर्मेशन मिलती है, इन्फॉर्म मी। ओके? यस सर। पुलिस का सीधा शक सुधा के पति पर गया, क्योंकि उसके कला नाम की औरत के साथ नाजायज संबंध थे। पुलिस ने 6 महीने तक सुधा के पति और कला पर नजर रखी, लेकिन पुलिस को उन दोनों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। अब तक पुलिस इसे एक साधारण हत्या का केस मानकर चल रही थी, लेकिन अचानक एक दिन अखबार में एक ऐसी खबर छपी जिसने पुलिस का इस केस को लेकर नजरिया ही बदल कर रख दिया। 6 महीने के बाद अचानक पुलिस को इस केस में नई दिशा मिली और ये केस पुलिस की सोच से कहीं ज्यादा पेचीदा और भयानक निकला।
कॉज ऑफ डेथ पोटेशियम साइनाइड। ससुराल वालों के दबाव में आकर इस बेचारे ने आत्महत्या कर ली सर। अब लड़का या लड़की पैदा करना औरत के हाथ में तो होता नहीं है सर, पर इन पढ़े लिखे लोगों को खानदान के लिए वारिस की जरूरत थी। दो बार जबरदस्ती से अबॉर्शन करा चुके थे सर। दिन रात कोसते थे, फिर तंग आकर यह औरत मंदिर गई और उसने जहर खाकर अपनी जान दे दी। सर सीधी सादी तो केस है सर। जितना इजी तुम इस केस को समझ रहे हो संपत, उतना इजी है नहीं, क्योंकि 6 महीने पहले मैंने इसी तरह के केस की इन्वेस्टिगेशन सूरत में की थी। तारिक, ये देखो, ये है विक्टिम। दोनों ही केसेस में औरत शादीशुदा थी, लेकिन मर्डर के वक्त जब वो पाई गई तो एक नई नवेली दुल्हन की तरह शादी के जोड़े में थी, लेकिन उसके जिस्म पर एक भी ज्वेलरी नहीं थी। दोनों ही केसेस में उसको साइनाइड देकर मारा गया और दोनों ही केसेस में उसको मंदिर पर ही मारा गया। संपत, गुजरात के छोटे बड़े सभी एरिया के पुलिस स्टेशन से यह पता करो कि इस पैटर्न के मर्डर्स और हुए हैं क्या? बिल्कुल सर। पुलिस का शक बिल्कुल सही निकला। 2004 से लेकर 2013 तक भरूच, दाहोद और नर्मदा में कुछ और ऐसे ही केसेस सामने आए और हर केस में मरने वाली औरत शादीशुदा थी और मरने की वजह साइनाइड। 3 सालों में 4 मर्डर्स। और सब मर्डर्स का पैटर्न भी सेम है। मंदिर के पास औरत की लाश का मिलना, वो भी शादी के जोड़े में, और मौत की वजह साइनाइड। और सभी के शरीर से ज्वेलरी गायब। यस सर। संपत, मुझे ये एक सीरियल किलिंग लगती है। किलर विक्टिम को लेकर मंदिर आता है, उसके बाद में उसकी हत्या करता है, बाद में सारी ज्वेलरी निकाल के महीनों के लिए गायब हो जाता है। पर सर सवाल यह है कि क्यों ये औरतें उसके कहने पे पूरी ज्वेलरी पहन के आती होंगी? वो भी अकेली। पहले ऐसे नहीं थे मेरे पति, पिछले कुछ ही सालों में बिल्कुल बदल गए हैं। मैंने सब कुछ करके देखा, पूजा की, व्रत किया, जिसने जो कहा सब किया, लेकिन इनकी शराब पीने की आदत छूटी नहीं रही है। कभी शराब पीने की वजह से काम छूट जाता है, तो कभी काम छूटने की वजह से शराब पी लेते हैं। पता है पंडित जी आपको, हम एक ही घर में रहते हैं, लेकिन ना वो मुझसे बात करते हैं ना मेरे बच्चे के साथ खेलते। अब आप ही कुछ उपाय बताइए पंडित जी। देखो बेटा, मंदिर में एक रजिस्टर है, उसमें अपना और अपने पति का नाम और साथ में गोत्र लिख देना। जब शाम को आरती करूंगा ना, तब तो दोनों के लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा। सब ठीक हो जाएगा बेटा, चिंता मत कर। मेरा घर परिवार बचाने के लिए मैं जो हो सके मुझसे, मैं वो सब करूंगी। सब ठीक हो जाएगा। अलर्ट इशू करना पड़ेगा सर, खासकर टेंपल अथॉरिटीज को, ताकि वहां आने वाले लोगों को सचेत किया जा सके। इस केस के सभी विटनेसेस से, यहाँ तक कि जहाँ पर मर्डर हुआ है वहाँ की प्रशासन से और जो लोग वहाँ पर रोज आते जाते हैं, उन सभी से पूछताछ करो। यस। मुझे यकीन है कि हमें जरूर कोई कॉमन लिंक मिलेगा इन केसेस के बीच में। क्लियर? यस। ओके। इससे पहले उस किलर का निशाना कोई और बने, हमें उसे पकड़ना होगा। वी नीड टू मूव फास्ट ऑन दिस। यस। खूनी का मकसद और खून करने का तरीका बिल्कुल साफ हो गया था। धुंधली थी तो बस उसकी पहचान, और कुछ घटनाएं इतनी पुरानी हो चुकी थी कि उनसे जुड़े लोगों की याददाश्त भी धुंधला चुकी थी। अब खूनी को ढूंढना घास के ढेर में से सुई ढूंढने के बराबर था। पुलिस हर घटना स्थल का फिर से जायजा ले रही थी, लोगों के बयान इकट्ठा कर रही थी, सबूत ढूंढ रही थी। सभी विक्टिम्स के परिवार वालों से पूछताछ की जा रही थी, ताकि कोई ऐसा सिरा मिल जाए जिसे थाम के इस केस की तह तक पहुंचा जा सके। आपको कुछ भी पता हो, कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो हमें बताइए। वो रोज मंदिर जाती थी, लेकिन एक दिन मंदिर से घर वापस ही नहीं आई। किससे मिलती थी? एक बूढ़ी औरत के बारे में बात कर रही थी। क्या उम्र होगी उसकी? शायद 50-60 के आसपास की होगी। इसका मतलब आप उससे मिल चुकी हैं। अगर आप उसे दोबारा मिलेंगे, क्या उसे पहचान लेंगी? नहीं सर, मैं उनसे नहीं मिली। आपने उसकी उम्र क्या बताई? ये कोई लगभग 40-50 साल।
इन सारे केसेस में मर्डर्स के पैटर्न के अलावा दो बातें कॉमन है। पहली बात यह है कि ये सारी विक्टिम्स अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं थी, और दूसरी बात यह है कि ये मंदिर में एक मिडिल एजेड औरत से मिलती थी जो इनकी स्पिरिचुअल गाइड बनके इनको मार्गदर्शन कराती थी। बस सर प्रॉब्लम ये है कि इतनी सारी फैमिलीज में सिर्फ एक ही फैमिली ने देखा इस औरत को, और वो भी 3 साल पहले। उन्हें उसका हुलिया बिल्कुल भी याद नहीं, इसलिए हम स्केच भी नहीं बना पाए उसका। और सर रिसेंट केसेस में किसी ने उसे नहीं देखा, सिर्फ सुना है उसके बारे में। इसका मतलब ये है कि हम ये नहीं बता सकते कि ये काम सिर्फ एक औरत का या फिर उसके पीछे कोई गैंग इन्वॉल्व है। संपत, यस सर। तुम एक काम करो, गुजरात के जितने भी टेम्पल्स हैं वहां पर अपनी पुलिस तैनात कर दो और उनको इत्तला कर दो अगर वो किसी औरत को शादी के जोड़े में देखें या फिर किसी अनजान औरतों से मिलते हुए देखें तो फौरन पुलिस को इन्फॉर्म करें। पर सर गुजरात में हजारों मंदिर है और हमारे पास इतनी पुलिस फोर्स नहीं है कि हर जगह पे उन्हें तैनात किया जा सके। तुम उन मंदिर को टारगेट करो जहां पर भीड़ भाड़ होती है, जहां पर लोग ज्यादा आते हैं, क्योंकि ऐसे क्राइम, ऐसे मर्डर्स, ऐसे हादसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ही होते हैं। ओके सर। इज दैट क्लियर? और बाकी छोटे टेम्पल्स हैं वहां पे आप अनाउंसमेंट करा दीजिए, इन्फॉर्मेशन भेज दीजिए ताकि वो लोग सतर्क रहें। औरत अगर बर्दाश्त करने पे आए तो बहुत कुछ बर्दाश्त कर जाती है, लेकिन यहाँ तो मेरे पति ही मेरा इम्तिहान ले रहे हैं। शायद इसीलिए कल उन्होंने सारी हदें पार कर दी। खाना गरम करो। देखिए जरा आराम से बात कीजिए, अभी अभी नैना सोई है, अड़ोस पड़ोस वाले सारे हमारी बातें सुनते रहते हैं। ए, तुम मेरे को सिखाएगी कि मुझे मेरे घर में कैसी बात करनी है? तुम सिखाओगी? अच्छा, अब मेरे पास आने से भी तुम्हें तकलीफ होने लगी। बहुत छूट दे रखी है ना मैंने तुझे, हाँ? या कोई और ढूंढ लिया तूने? जोर दिखा। पता नहीं शराब पीने के बाद उन्हें क्या हो जाता है, वो रहते ही नहीं है, कुछ और बन जाते हैं, शैतान बन जाते हैं वो। दुख जब लंबा चले ना तो समझ जाना सुख आने ही वाला है। सुख तो जैसे मैं भूल ही गई हूँ, पता नहीं कब आएगा। मैं याद दिला दूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें सुहागन पूजा करनी पड़ेगी। सुहागन पूजा? हाँ, जो एक पत्नी दिन भर भूखी रहकर आधी रात को अपने पति को बिना बताए करती है। शास्त्रों में भी इसके बारे में साफ लिखा है। अच्छा? लेकिन पूजा थोड़ी कठिन है, पता नहीं कर पाओगी भी या नहीं। मैं ये पूजा जरूर करूंगी, अपना सुहाग बचाने के लिए और अपना घर परिवार बचाने के लिए जरूर करूंगी मैं। जिस तरह सावित्री ने यमराज से लड़कर अपने पति को बचाया था, उसी तरह तुम तकदीर से लड़ोगी और जीतोगी। कृपया ध्यान दें, मंदिर के प्रांगण में किसी भी अनजान पुरुष या महिला से मेल जोल ना बढ़ाएं। उसके हाथ से प्रसाद या कोई भी अन्य खाने पीने की वस्तु ग्रहण ना करें। याद रहे, आपकी जरा सी असावधानी आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। सचेत रहिए और संदेह की स्थिति में तुरंत 100 पे फोन करके पुलिस को सूचित कीजिए। आपकी सुरक्षा सबसे पहले आपके अपने हाथ में है। इतने सारे गहने पहनकर मंदिर में क्यों आई है? आपके साथ कोई भी वारदात हो सकती है। वो मैं, लेकिन याद रहे, अगर इस पूजा के बारे में तुमने किसी को बताया तो तुम्हारी पूजा असफल हो जाएगी। नहीं, मैं इस पूजा के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी, कभी नहीं बताऊंगी। यहाँ आप अकेली आई हैं या आपके साथ कोई और है? मेरे साथ मेरे पति आए हैं, प्रसाद लाने गए हैं, इसलिए मैं शादी के जोड़े और पूरे गहनों के साथ आई हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन थोड़ा सतर्क रहिए। हाँ। हेलो अल्फा, कमिंग अल्फा। कम इन। हाँ सर, यहाँ मंदिर के पास एक लाश मिली है सर। व्हाट? पीछे हटो तुम लोग, पीछे हटे। पुलिस के तैनात होने के बाद भी कैसे हो गया ये मर्डर? किसकी ड्यूटी थी यहाँ पे? सर, इतने सारे गहने देखने के बाद मैंने इन्हें वार्न किया, लेकिन इन्होंने कहा था ये अपने पति के साथ आई है।
पति के साथ? सर हो सकता है पति के बारे में इसने झूठ कहा हो। लेकिन जिस किसी ने इसका कत्ल किया है उसने उस लड़की को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया था। फुल कॉन्फिडेंस। आप सही कह रहे हैं इंस्पेक्टर, मैं इस औरत को अच्छी तरह जानता हूँ। कई सालों से यह औरत मंदिर में अकेले आती थी, पर कुछ दिन पहले एक अनजान औरत से बातें कर रही थी। पंडित जी, आप उस औरत का नाम जानते हैं? अच्छी तरह से तो नहीं जानता, लेकिन लोग उन्हें रेखा बहन के नाम से बुलाते हैं। रेखा, क्या आप हमारे स्केच आर्टिस्ट को उसका हुलिया बता पाएंगे? मैं पूरी कोशिश करूंगा इंस्पेक्टर। विश्वास जब सोचने और समझने की शक्ति खो दे तो वो अंधविश्वास बन जाता है, और इसी अंधविश्वास का फायदा उठाते हैं रेखा जैसे क्रिमिनल्स। पुलिस अपना काम बखूबी कर रही थी, लोगों को सचेत और सतर्क रखने की पूरी कोशिश की जा रही थी, लेकिन कनिका का उस पर ध्यान था ही नहीं। वो तो अपनी ही परेशानियों में इतनी उलझी हुई थी कि उसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। वैसे भी हम सबको यही लगता है कि जुर्म तो दूसरों के साथ होता है, हमारे साथ ऐसा थोड़ी होगा, और हमारी यही लापरवाही जुर्म करने वालों का काम आसान कर देती है। अच्छी बात यह हुई कि उस मंदिर के पुजारी ने समझदारी दिखाई और उसके आसपास जो हो रहा था उस पर ध्यान दिया, और उसी की वजह से आखिरकार पुलिस के हाथ में रेखा का स्केच आया। सर ये स्केच सर्कुलेट कर दें टीवी में और प्रेस में भी? नहीं संपत, अभी नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो औरत सतर्क हो या फिर अंडरग्राउंड हो जाए। तुम एक काम करो, स्केच को पुलिस डिपार्टमेंट में ही सर्कुलेट करो, ठीक है? राइट। इस केस के लिए हमें किसी क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट की मदद लेनी होगी ताकि हमें मालूम पड़ सके कि उस औरत का स्टेट ऑफ माइंड क्या है, क्या चल रहा है उसके दिमाग में। हो सकता है हमें कोई क्लू मिल जाए। अरे माँ, बड़े दिन लगा दिए। एक मिनट, ये भी दो। नहीं ये नहीं, ठीक है। अच्छा है बिट्टू। ए बाबू, अच्छा बता, तुझे नानी की याद आई? कितनी याद आई बता। ओह इतनी याद आई, मुझे भी तेरी बहुत याद आई, बहुत याद आई। तो क्यों करती हो ये सब माँ? क्या जरूरत है यहाँ वहाँ जाकर जागरण में कीर्तन करने की? अरे ये सब पैसे के लिए थोड़ी ना करती हूँ मैं। अगर पैसे की चिंता होती तो वो मोटा भाई का काम क्यों छोड़ती? मुझे इससे मन की शांति मिलती है। अच्छा लगता है मुझे भगवान के कदमों में रहना, उनके गीत गाना, और अगर मन की शांति के साथ पैसा मिले तो क्या बुरा है? हाँ, बुराई वाली बात नहीं है माँ, पर तुम्हारी उम्र है क्या ये सब करने की? अरे जब तक हाथ पैर चल रहे हैं मुझे काम करने दे, फिर तो आराम ही करना है ना? अच्छा सुनो, तुम अभी ये खा लो। चल अपन खाते हैं, आजा। खाएगा? इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, कई सारे केसेस में जहां विक्टिम ने चांदी के गहने पहने, जैसे कि टोरिंग, पायल, इस औरत ने उन्हें छुआ भी नहीं है। आई थिंक गोल्ड के लिए अजीब सी फिक्सेशन है इस औरत में। हो सकता है गोल्ड को पाने की इच्छा या लालच इसे सारे मर्डर्स करवा रहा हो। सर मुझे तो लगता है इस औरत को लोगों को मारने में मजा आता है। अगर ऐसा होता ना तो ये औरत कभी भी किसी को भी कहीं भी मारती,
लेकिन ये औरत हर मर्डर के पहले उस विक्टिम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करती है और फिर उस विक्टिम का भरोसा जीतती है। सर मुझे तो लगता है ज्वेलरी के अलावा इसका और कोई मोटिव हो ही नहीं सकता। वो एक बहुत ही चालाक औरत है। हर एक मर्डर करने के बाद में 6 से 7 महीने तक वो शांत हो जाती है ताकि लोग उसे भूल जाएं और पुलिस का फोकस उससे हट जाए। ऑब्वियसली ऐसे हालत में पुलिस का उसको ढूंढना एक बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। आज ब्रेकिंग न्यूज में पंचमहल मंदिर के पीछे जंगल में एक और महिला की लाश पाई गई। पुलिस के वहां तैनात होने पर भी ये वारदात हुई है। पुलिस ने सारे इलाकों में अलर्ट जारी किया है और अनजान लोगों से सावधानी बरतने को कहा है। बताओ, आजकल मंदिरों में भी इंसान सेफ नहीं है, इसलिए आपको समझाती रहती हूँ, भीड़ भाड़ वाली जगहों में तो जाने का जैसे जमाना ही नहीं रहा है। अब नहीं जाऊंगी, बस खुश। सवाल ये उठता है कि साइनाइड आया कहाँ से इसके पास। इस सवाल का अगर जवाब मिल जाता डॉक्टर तो बहुत सारे सवाल के हल निकल आते हैं। हो सकता है ये औरत दोहरी जिंदगी जी रही हो और फिर जहाँ ये जॉब करती हो वहाँ साइनाइड का इस्तेमाल होता हो। लैब असिस्टेंट या फिर केमिकल फैक्ट्री वर्कर। ऑब्वियसली ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है तो हायर पोस्ट पे नहीं होगी। संपत में काम करो, गुजरात में किन किन कारोबार में साइनाइड का इस्तेमाल होता है उनकी एक लिस्ट बनाओ। बिल्कुल सर। सर लिस्ट उन बिजनेस की जहां पे साइनाइड यूज होता है या फिर बेचा जाता है। सर लिस्ट इतनी लंबी है कि इस हिसाब से सालों लग जाएंगे इंक्वायरी करने के लिए। कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी संपत। वैसे भी औरत मर्डर करने के बाद 6 से 7 महीने तक अंडरग्राउंड हो चुकी है। बेहतर तो यही होगा कि उसके अगले मूव का इंतजार करने के बजाय हम उस तक पहुंचने की कोशिश करें। पर सर कहां से शुरू करेंगे? वहीं जहां उसने आखिरी मर्डर किया था, पंचमहल। पंचमहल। अरे 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 रेखा बेन, तुम कब आई? अरे इस बार तो काफी दिनों के बाद आई हो। जी मोटा भाई, वो क्या है ना, भगवान के कदमों में एक बार दिल लग जाता है तो आने का मन ही नहीं करता। आप हाथ ठीक से काम कर रही है ना? हाँ हाँ, तुम्हारी तरह। अरे माँ, तुम यहाँ? तुम्हारे लिए गरम गरम खाना लाई थी। आजा, बैठ। अरे माँ, कितनी बार तुमसे कहा है कि यहाँ केमिकल है, यही ना? अरे बाबा, वो केमिकल क्या बोतल से निकल कर तेरी प्लेट में आ जाएगा? माँ, तुम्हें पता है साइनाइड कितना ज्यादा डेंजरस होता है। अगर गलती से भी हाथ लग गया तो? अरे बाबा, बरसों काम किया है मैंने यहाँ। खाना ठंडा हो जाएगा, जा हाथ मुंह धो के आ। अरे जा। जल्दी आ, खाना ठंडा हो रहा है। सर पंचमहल में कोई लीड मिली ही नहीं सर। इंसान को अपनी जिंदगी में उस चीज की सबसे ज्यादा कमी होती है जब वही चीज वो दूसरों के पास देखता है और बार बार देखता है। मेरे बेटे को एक क्रिकेट किट चाहिए, वो मेरे पास आता है, जिद करता है, क्योंकि यही क्रिकेट किट वो अपने दोस्तों के पास देखता है और रोज देखता है। मैं कुछ समझा नहीं सर। मैं समझाता हूँ। वो औरत को गोल्ड का ऑब्सेशन है और गोल्ड के लिए ही वो मर्डर करती है। गोल्ड की उसे लालच है और ये लालच उसके दिल में तब पैदा हुई जब उसने गहने देखे और किसी ऐसे इंसान के पास देखे जिसे वो रोज देखती है। मतलब वो गोल्ड उसे खरीद नहीं पाई तो उसने उसे छीन लिया। एग्जैक्टली। और ये लालच उसके दिल में अपने पहले विक्टिम को देख के हुई। मतलब उसका पहला मर्डर। उसका पहला मर्डर। और हो सकता है कि उसने अपना पहला मर्डर अपने ही शहर में किया हो, भरूच। एक बात तो बिल्कुल साफ थी कि वो औरत भरूच की रहने वाली थी और पुलिस ने भरूच का चप्पा चप्पा छान मारा, खासकर उन जगहों पर जहां पर साइनाइड का इस्तेमाल होता है, जैसे कि केमिकल इंडस्ट्रीज, ज्वेलर्स, पेपर फैक्ट्रीज और टेक्सटाइल मिल्स। रेखा का स्केच सब जगह दिखाया गया। 2 महीने से ज्यादा हो चुके थे पुलिस को भरूच में रेखा की तलाश करते हुए,
लेकिन रेखा की कोई खबर नहीं मिल रही थी। पर फिर भी पुलिस ने हार नहीं मानी और अपने नेटवर्क को और फैला दिया। इस औरत को देखा है आपने कहीं? पर आखिरकार पुलिस को रेखा मिल गई। गौर से देखिए। कहाँ काम करती थी उसके बाद? जागरण करती है और माता की चौकी करती है। माता की चौकी करती है, अच्छी तरह जानता हूँ। सर ये इयरिंग मिली है। इयरिंग तुम्हारी? नहीं सर, मैंने ये कभी नहीं देखा। ध्यान से देखो। सच में सर ये मेरी नहीं है। संपत, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग सही जगह पे आ गए हैं। राइट। लेकिन मुझे लगता है सर शायद हमें यहाँ आने में थोड़ी देरी होगी। खैर, ज्यादा दूर नहीं गई होगी। चलो, लेट्स गो। पता नहीं माँ बिट्टू को लेकर क्यों चली गई। कितनी उम्र थी उसकी? 5 साल। मिल जाएगी जल्दी। संपत, यस सर। कंट्रोल रूम का अलर्ट करो, हर व्हीकल चेक करो, इस बार बचनी नहीं चाहिए वो। मौसी, हेलो। कितना मौसी? कंट्रोल रूम। आपने बिट्टू को कहीं देखा? अभी लेके गई हूँ। कहाँ? अभी गई हूँ। क्या हुआ? संपत, पुलिस क्यों आई? हेलो। हाँ? कंट्रोल रूम। कम इन। सर आईएसपीडी सिग्नल पे सर एक औरत और एक बच्चा पाया गया है। सर चारों तरफ से तो नाकाबंदी लगी हुई है। आगे तो सिर्फ फ्लाईओवर पड़ता है। सर क्या इंस्ट्रक्शन है? से कहो कि हम पहुंच रहे हैं और दोनों तरफ से फ्लाईओवर बंद कर दें। हम लोग पहुंच रहे हैं, फ्लाईओवर दोनों तरफ से बंद कर दो। फ्लाईओवर बंद कर दो दोनों तरफ से। लोग आते थे और सोना खरीद के ले जाते थे। वो खुशी मैं चाहती थी जो भगवान ने मुझे नहीं दिया ना, वो मैंने उसके मंदिर में हासिल किया। मैं मंदिर में जाती और ढूंढती उन औरतों को जिनके पास सोना तो था। तुम अपने मंजिल के एकदम करीब हो। 9वीं बार साष्टांग प्रणाम, ताकि ईश्वर तुम्हारे पति को हिम्मत दे अपनी गलतियां मानने की और उसे सुधारने की। ये पूजा और कितनी बार करनी पड़ेगी माँ जी मुझे? बस पहली और आखिरी बार। इसके बाद बस सुख ही सुख, आनंद ही आनंद। लो चरणामृत पियो। लो। जुर्म चाहे कितनी भी चालाकी और सफाई से क्यों ना किया जाए, सामने आ ही जाता है। बेशक पुलिस को इस गुत्थी को सुलझाने में काफी लंबा अरसा लग गया, पर आखिरकार रेखा जेल में थी, सलाखों के पीछे।
रेखा पर 6 हत्याओं के आरोप में धारा 302 के तहत केस दर्ज किया गया और उसे फांसी की सजा सुनाई गई। हालांकि बाद में रेखा की अपील पर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इस सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। ये हम सभी जानते हैं कि जुर्म करने वाले हर इंसान का एक ना एक दिन यही अंजाम होता है, लेकिन लालच इंसान को इतना अंधा बना देता है कि वो उस अंजाम की परवाह ही नहीं करता। लालच किसी जुनून से कम नहीं, और रेखा के जुनून ने उस वक्त सारी हदें पार कर दी जब उसने अपने आप को बचाने के लिए अपने ही नाती की जिंदगी को खतरे में डाल दिया। रेखा ने पुलिस कस्टडी में कबूल किया कि उसे बचपन से ही सोने के गहनों से प्यार था, लेकिन उसके घर की हालत ऐसी नहीं थी कि वो उन्हें खरीद सके। इसलिए उसने एक सुनार की दुकान में काम करना शुरू कर दिया ताकि वो सोने के गहनों को देख सके, छू सके। लेकिन जब कोई पसंदीदा चीज हमारे सामने होती है तो उसे पाने की लालसा मन में और बढ़ जाती है, और रेखा के साथ भी यही हुआ। उसे गहने चाहिए थे हर हाल में, खरीद नहीं सकती थी, इसलिए लोगों को मारकर लूटना शुरू कर दिया। रेखा ने उसी सुनार की दुकान से साइनाइड चुराया और उसे हथियार की तरह इस्तेमाल किया, और एक के बाद एक जैसे जैसे रेखा का लालच बढ़ता गया उसके शिकार भी बढ़ते गए। हालांकि ये केस बहुत ही उलझा हुआ और बिल्कुल अलग था, लेकिन पुलिस अपनी समझदारी और मेहनत से इस केस को सुलझाने में कामयाब रही, और न जाने कनिका, आरती और सुधा जैसी कितनी ही औरतों की जान बच गई। जिंदगी में अपनी पसंदीदा चीजों की चाह रखना गलत नहीं है, लेकिन उन्हें पाने के लिए जुर्म का सहारा वो गलत है। हमें अपनी परेशानियों का हल सही जगहों पर ढूंढना होगा। विश्वास कीजिए, अंधविश्वास नहीं। आपसे कल मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में रात 11